हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने प्रेजेंट है हिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। शुरुआत से आप देखिए कि आपको जो सीनरी आपको दिखाई दे रही है, आपको ये इस चैप्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है। किस प्रकार से इस चैप्टर के माध्यम से हमें पढ़ने को मिलेगा, हमें जानकारी देखने को मिलेगी, वो सारी चीज़ें आपके समक्ष है। किस प्रकार से दुनिया एक दूसरे के नज़दीक आती जा रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज आपको इस चैप्टर के माध्यम से बताया जाएगा। नाम से ही देखिए आप, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, माइग्रेशन, कैपिटल, आइडियाज एंड मच एल्स। यहाँ हम चैप्टर को एक प्रकार से आपके समक्ष बिल्कुल चित्रात्मक, जिस प्रकार से आपके सामने, जैसे ऐसे आपको लगेगा जैसे कि पूरी की पूरी फिल्म आपके सामने घूम रही है, इस प्रकार से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और हमारा प्रयास, मुझे विश्वास है, आपके हृदय तक पहुंचने का प्रयास करेगा। तो यहाँ देखिए किस प्रकार से जमाना बदला। प्राचीन समय से, एंशिएंट टाइम से लोग पहले किस प्रकार से यात्रा किया करते थे। जो करेंसी थी वो पहले ये सी सेल्स ये थी, उसके बाद में करेंसी भी चेंज हुई। यहाँ बुक्स के बारे में बता रखा है, आज का ये ज़माना बता रखा है, हवाई जहाज, एरोप्लेन्स है, कार्गो शिप्स है। और पहले लोग किस प्रकार से ज्ञानार्जन हासिल करते थे, और वर्तमान का समय ये बुक्स का किस प्रकार से क्या आ गया, ये आगे का और ही फ्यूचर के बारे में बता दिया गया है। देखिए नेक्स्ट, यहाँ आपके समक्ष आपके जो, क्योंकि आपको एग्जाम भी देनी है 10th क्लास की, तो यहाँ सबसे पहले आपके सामने परिभाषा दी गई है ग्लोबलाइजेशन की। इट रिफर्स टू एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट हैज इमर्ज्ड सिंस द लास्ट 50 years or so, but as we will see in this chapter, the making of the global world has a long history। तो यहाँ आप देखिए कि एक लंबे समय का एक ताना बाना दे रखा है। ये पूरी परिभाषा आपको याद करनी है। यहाँ पर दे रखा है कि ये जो हमारा इतिहास है, दुनिया धीरे धीरे एक दूसरे के नज़दीक आ रही है, जो इतिहास है ये माइग्रेशन का भी है, और लोग यहाँ पर एक दूसरे के पास वर्क के लिए भी गए थे, और यहाँ पूंजी के लिए भी गए थे, और इसके अलावा बहुत सारे कारण भी है जिसके लिए लोगों का एक दूसरे के पास आना जाना रहा। ऑल थ्रू हिस्ट्री, आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको ह्यूमन सोसाइटीज हैव बिकम स्टेडली मोर इंटरलिंक्ड। तो धीरे धीरे आपको इस इतिहास के माध्यम से आपको जानकारी हासिल होगी कि मनुष्य लोग धीरे धीरे एक दूसरे के नज़दीक आते गए। किस नॉलेज के सहारे या किस बात के सहारे आते गए? फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स आपके सामने दे रखा है किन किन लोगों ने यात्रा की। ट्रेवलर्स है, ट्रेडर्स है, प्रीस्ट है, पिलग्रिम्स है। इन्होंने ट्रेवल्ड वास्ट डिस्टेंसेस फॉर नॉलेज, दूर दूर तक वो गए, ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट और पिलग्रिम्स। और ये किसको प्राप्त करने के लिए गए? तो पहला दे रखा नॉलेज, दूसरा अपॉर्चुनिटी, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, आध्यात्मिक संतुष्टि, नॉलेज की प्राप्ति के लिए गए। और एक कर रखा है एस्केप परसिक्यूशन। कई बार क्या है कि पहले के समय में राजा महाराजा बहुत से लोगों को अपराधी श्रेणी में मान के उनको देश निकाला दे दिया करते थे, ये उसी में है। अब ये लोग अपने साथ क्या क्या ले गए? तो यहाँ पर दे रखा गुड्स, मनी, वैल्यूज, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशंस और जर्म्स एंड डिजीजेज। इनमें बहुत सारी मीनिंग आप जानते हो। पैसा है, गुण है, ये आपकी विद्वता है, आप में काम करने की जो कौशलता है वो है, विचार है, आपकी खोज है, और ये आपके साथ कुछ बीमारी के कण है और बीमारियां हैं। इसके अलावा हमने बहुत हजारों वर्षों तक हमने जो सी सेल कोड़ी है, जिसको हम कोड़ी बोलते हैं, ये हमारे एशिया में, ये मालदीव से लेकर चाइना और ईस्ट अफ्रीका तक एक प्रकार से करेंसी के तौर पे इसका सदुपयोग हुआ है। यहाँ देखिए आप, 10 सिल्क रूट्स, यहाँ ये चाइना है, आपके समक्ष आपको दिखाई दे रहा है। और चाइना से जो आपकी बुक में जो जानकारी दे रखी है, 3 सिल्क रूट है। तो एक तो ये चाइना से सिल्क रूट होते हुए यहाँ यूरोप पहुँचा, दूसरा जो रूट है वो आपका यहाँ ये इजिप्ट पहुँचा, ये जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, और तीसरा यहाँ से लेकर ये जो आपका
वेस्टर्न एशिया है यहाँ तक पहुँचा। आप इसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बोल सकते हैं, जो ये बेबीलोन भी कह सकते हैं। बेबीलोन है, इजिप्ट है और यूरोप है, ये तीनों इलाकों के अंदर ये चीज़ है। तो ये जो इजिप्ट है ये अपना ये इधर नॉर्दर्न अफ्रीका वाला हिस्सा है। तो ये जो सिल्क रूट 3 मैंने आपको बता दिए हैं, यहाँ से ईस्ट एशिया से वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया से यूरोप और ईस्ट एशिया से नॉर्दर्न अफ्रीका, ये सिल्क रूट थे। देखिए आप यहाँ उसी प्रकार से और भी फूड दे रखी है। लोग यहाँ मसाले ले जाते थे सिल्क रूट के माध्यम से। कैसे ये जो चीनी बर्तन थे उनको भी ले जाते थे, मसाले भी ले जाते थे। इसके अलावा जो कपड़े होते थे, कॉटन के कपड़े हैं और सिल्क के कपड़े हैं, उनका भी आदान प्रदान हुआ करता था। एक प्रकार से इस फोटो के माध्यम से, इस सीनरी के माध्यम से आपको बताया गया है कि ये जो यहाँ पर ये मैप भी बनाया गया कि तो ये मैप यहाँ से और ये पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार से ये कारोबार व्यापार फैला हुआ था। ये सारी जानकारी आपके सामने दे दी गई है। देखिए आप यहाँ वही बात जो मैंने फोटो के साथ आपको बताई है वो दिया गया। 3 रूट है यहाँ पे एशिया का, एशिया से ईस्ट एशिया से वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया से यूरोप और ईस्ट एशिया से नॉर्दर्न अफ्रीका। चाइना से क्या क्या गया? पोट्री, भाई चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तन गए और सिल्क का कपड़ा गया। और इसी रूट से इंडिया से क्या गया? स्पाइसेस, मसाले गए और यहाँ से टेक्सटाइल कॉटन गया यहाँ से। और बदले में इनको क्या मिला? इन रिटर्न, यहाँ लिखा हुआ इन रिटर्न बदले में क्या मिला? तो गोल्ड और सिल्वर, जो कि आपको पता है एशिया में इन चीज़ों की कमी थी, तो गोल्ड सिल्वर इनको बदले मिला। यूरोप टू एशिया, यूरोप से एशिया में है। इसके अलावा बच्चों आपके सामने ये भी बता रखा है, जो क्रिश्चियन जो मिशनरीज है, ईसाई धर्म प्रचार करने वाले लोग थे, उन्होंने भी इसी रूट का इस्तेमाल किया और एशिया पहुंचे। इनके कुछ समय के पश्चात मुस्लिम धर्म प्रचारक भी इसी रास्ते से पहुंचे। और इन सब से और भी पहले की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म को मानने वाले भी इसी रूट से इंडिया से बाहर निकल करके पूरे एशिया में फैल गए थे। ये सारी जानकारी नोट्स के तौर पे आपके सामने दे रखी है। देखिए अब आगे देखिए आप, ये आपका एक ग्लोबल जर्नी वाला नूडल्स और पास्ता है, इसके बारे में आपको जानकारी दे रखी है। नूडल्स है, इन्होंने चाइना से ये इटली की यात्रा की, सिसिली की और वहाँ जाके इसका नाम पड़ गया स्पैगेटी। इसके अलावा ये 5th सेंचुरी की बात है। इसके अलावा इंडिया, जापान, यहाँ से भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ से पूरी यूरोप में फैली। यहाँ देखिए आप, ये अमेरिका, यूरोप, यहाँ पर जैसे ही क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोज की अमेरिका की, द कोलंबियन एक्सचेंज न्यू वर्ल्ड टू ओल्ड, देखो कि दुनिया एक नई दुनिया में आ गई। तो यहाँ से अमेरिका जब यहाँ पहुँच गए तो ये जो चिल्लीज है, स्वीट पोटैटोज है, ये तो कोई ऐसा कहते हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ से अमेरिका से यूरोप पहुँची और यूरोप से इंडिया पहुँची। तो फूड्स फ्रॉम अमेरिका इंट्रोड्यूस पोटैटोज, टोमेटो, चिल्लीज। तो ये ग्राउंडनट है, मूंगफली है, सोया है और ये शकरकंद है, ये सब के सब यूरोप, अमेरिका से यूरोप और यूरोप से इंडिया पहुंची। देखिए ये सारे नोट्स के तौर पर वही जानकारी जो मैं आपको बोल चुका हूं, वो यहाँ पर नूडल्स वाला है, वो कैसे ये पहुंचा नोट्स के तौर पे 5th सेंचुरी में। तो ये आपको नोट करना है, लिखना है इसको, ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसकी खोज की थी। ये सारे रिटर्न में डाटा आपके समक्ष उपलब्ध है। अब देखो पोटैटोज, लाइफ एंड डेथ इन यूरोप। आपने अपने बुक में पढ़ा होगा आयरिश पोटैटो फेमिन। ये डाटा है 1845 से, ये थोड़ा सा डाटा यहाँ पर मिस्टेक है। तो 1845 की ये जानकारी है, थोड़ा सा ये आई एम वेरी सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। बिफोर द पोटैटो, 18वीं शताब्दी की बात है कि पहले लोगों के पास खाने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, गरीबों के पास। फिर धीरे धीरे क्या है कि पोटैटो वगैरह वो उसमें आ गए तो ये जानकारी बढ़ गई, ठीक है, लोगों का स्वास्थ्य सही रहने लगा। लेकिन इस बीमारी ने इस पोटैटो को ख़त्म कर दिया और जिसकी वजह से सैकड़ों की संख्या में लोग स्टारवेशन, भूखमरी से मर गए, लोग भूखमरी से मर गए। चलो आगे देखें, ग्लोबल कनेक्शन 16th सेंचुरी शिफ्ट, इंडियन ओशियन ट्रेड। जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि 16वीं शताब्दी तक
पूरे देश का जो ट्रेड था, व्यापार था, वो एशिया के इर्द गिर्द ही घूमता था। लोग ये सोचते थे कि हम यहाँ इंडिया और जो चाइना है यहाँ एक बार कैसे भी करके पहुँच जाएं, तो हमारे पास भी उन सब सामानों का हम उन सब सामग्रियों को हम प्राप्त कर सकें, द अमेरिकाज। लेकिन अब क्या, अमेरिका की खोज हो गई, तो अमेरिका एक नई दुनिया है, न्यू वर्ल्ड है। तो वहाँ से ये सारी ये जो सब्जियाँ वगैरह जो भी ये चीज़ खाने वाली, ये सब वहाँ से यूरोप पहुँची और यूरोप से इंडिया पहुँची या एशिया पहुँची। लो भाई आगे देखो आप, ये सारी जानकारी आपके सामने दे रखी, किस प्रकार से द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली, धीरे धीरे क्या पूरी दुनिया पास सिकुड़ती गई, आती गई, एशिया के पास यूरोप आ गया, यूरोप अमेरिका चला गया। इस प्रकार से ये सारी जानकारी नोट्स के तौर पर आपको ये सब बता रखा है बोर्ड आपको। आप इसको, हाँ इसमें लास्ट लाइन एक चीज़ हो रहा है, आपने नाम सुना होगा अल डोरेडो, अल डोरेडो। तो जब वहाँ यूरोप के लोग जब अमेरिका गए तो वहाँ पर उनको मैक्सिको के पास एक ऐसी जगह का पता भी चला। रियल में वहाँ चांदी प्राप्त हुई थी, सोना इतना प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन लोगों को वहाँ बुलाने के लिए इन लोगों ने एक प्रकार से एक काल्पनिक दुनिया की खोज एक दिमाग में बना ली, जिसका नाम रखा अल डोरेडो, जो कि सोने से भरी हुई है। देखिए आप आगे हम उसका थोड़ा फोटो भी बताएंगे, लेकिन यहाँ देखिए द डेडली इनविजिबल वेपन स्मॉल पॉक्स पेविंग। एक मिनट, चलो यहाँ देखिए आप, यहाँ जानकारी दे रखी है, जो कार्य स्मॉल पॉक्स ने किया, बड़ी माता, जो कार्य स्मॉल पॉक्स ने किया, स्पेन के जो सोल्जर थे वो उनसे ओतप्रोत थे, ये बीमारियां उनके पहले से लगी हुई थी, बंदूकें भी उनके साथ थी, और ये बीमारियां पहले से उनके लगी हुई थी। लेकिन यहाँ के जो लोग थे, जो रेड इंडियंस बोला करते हैं अमेरिकन लोगों को, उनमें इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं थी इस बीमारी से लड़ने की। तो ये बीमारी जब इनमें फैली तो ये गांव के गांव सो गए। सोने का मतलब ये हो गया कि गांव के गांव खत्म हो गए। देखो साहब से देखिए आप, यही आपके बुक में दे रखा है। ये 16वीं शताब्दी के लग मिड 16th सेंचुरी की बात है। अमेरिका को बंदूक ने नहीं हराया, अमेरिका को इस बीमारी ने हरा दिया। ये जानकारी आपके सामने देख रखी है। अब यहाँ देखिए आप, ये सब नोट्स के तौर पे आपके सामने लिखा हुआ है। यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट ओवर अमेरिकन कॉन्टिनेंट वाज नॉट जस्ट ए रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर। मतलब बंदूक की गोली से ये लड़ाई नहीं जीती गई। यहाँ पर लिखा है कि द मोस्ट पावरफुल जो वेपन है इनके पास में, वो था मिलिट्री वेपन की बजाय इनके पास थे जर्म्स, रोगाणु थे। और रोगाणु किसके थे? स्मॉल पॉक्स के थे। तो ये अपने साथ शरीर के साथ ये लेके आए थे, क्योंकि ये लंबे समय से ये समुद्र यात्रा कर रहे थे, जिनकी वजह से इनको आदत पड़ गई थी जिंदगी जीने की। लेकिन अमेरिका के जो ओरिजिनल जो मूल निवासी थे, उनमें इतनी इम्यूनिटी नहीं थी इस बीमारी से लड़ने के लिए। तो स्मॉल पॉक्स है। इस प्रकार स्मॉल पॉक्स ने साबित कर दिया कि मैं डेडली किलर बीमारी हूँ। और एक बार ये बीमारी जब शुरू हो गई, उस कॉन्टिनेंट फैल गई, तो धीरे धीरे गाँव को सबको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसने सैकड़ों हजारों की संख्या में समुदायों को नष्ट कर दिया। और बच्चों आप यहाँ देखिए, ये जॉन विनथॉर्प है। ये कई बार आपका क्वेश्चन आता है। इन्होंने लिखा है अपनी बुक में, अपनी डायरी में, मई 1634 की बात है, मई 1634 की बात है, कि स्मॉल पॉक्स ऐसा लगता है कि मालिक ने हमारी सहायता करने के लिए, जीसस क्राइस्ट ने हमारी सहायता करने के लिए भेजा है। ये नोट्स के तौर पे आपके समक्ष है, पूरी जानकारी है। यहाँ देखिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है 3 फ्लो ऑफ ट्रेड। ये जो आपका है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्लोज, तो ये 3 फ्लो ऑफ ट्रेड है। तो यहाँ पर एक आपका रहेगा फ्लो ऑफ ट्रेड। अब जो व्यापार का जो फ्लो है वो एशिया से यूरोप की तरफ आ गया। दूसरा आपका फ्लो है फ्लो ऑफ लेबर, तो मजदूरों की जरूरत अब एशिया के बजाय यूरोप में पड़ने लगी। और तीसरा है फ्लो ऑफ कैपिटल, पूंजी है, जो पैसे का बोलबाला जो एशिया में था, धीरे धीरे यूरोप में जाने लगा। ये तीनों के बारे में आपको मैंने विस्तार से ये पिक्टोग्राफी के तौर पे मैंने आपको बता दिया। ये 3 फ्लो ऑफ ट्रेड है। यहाँ देखिए कॉर्न लॉज,
ब्रिटेन के अंदर मकई को उगाया जाता था, लेकिन ये यहाँ पर आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन भी यूरोप में सबसे पहले सबसे ज़्यादा बार हुआ है। तो इन लोगों ने सबसे पहले इसका फ़ायदा उठाने की सोची। यहाँ पर आपको जानकारी दे रखी है, हम ब्रिटेन के लोग हैं, हम ही इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो फ़ायदा उठाएगा कौन। तो प्रोटेक्शन फॉर ब्रिटिश एग्रीकल्चर, तो भाई इन्होंने पार्लियामेंट के लोगों को मजबूर किया। तो पार्लियामेंट के लोग हैं, उन्होंने इसको कानून लागू कर दिया इसका। तो ये 1846 है। माफ़ी चाहूँगा, नीचे थोड़ा ये जेमिनी के माध्यम से किया गया था तो थोड़ा सा डाटा मिसक्लूज है, तो आप इसको माने 1815 से 1846। तो ये कौन लाज बना जिसकी वजह से जो बाहर से इंपोर्ट होके जो मकई आ रही थी, कौन आ रहा था, उस पर टैक्स टैरिफ ज़्यादा लगा दिया गया। लेकिन शुरू में तो ये कामगार रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ के शहर के रहने वाले लोगों ने इसका विरोध किया। नो कोला चीप ब्रेड, क्योंकि अब जो ब्रेड थी वो महंगी हो गई थी, इसलिए इन लोगों ने, उद्योगपतियों ने इसका विरोध किया, मजदूरों ने इसका विरोध किया, तब जाके इसको हटाया। ये पूरा सिनारियो इसमें दे रखा है। ये यूनाइटेड किंगडम की बात है, 1815 से 1815 से 1846 की बात है। आगे देखिए आप, द ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस। यहाँ पर आपके समक्ष ये बताया गया है कि जो लंदन है, ब्रिटेन यूके लंदन है, वह पूरी दुनिया का सेंटर बनता जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ के लोगों ने भाई ये अमेरिका पर भी कब्जा कर लिया, यूएस से है, और ये यहाँ इंडिया पर भी इधर कब्जा हो गया। तो एक प्रकार से कहते हैं कि विक्टोरियन एरा का समय था वो, ऐसा मानते हैं। तो लगभग 50 मिलियन माइग्रेंट्स लोग हैं, वो किस प्रकार से अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए कहाँ से एशिया से यूरोप जा रहे हैं, और यूरोप के और इधर के लोग भी इधर आ रहे हैं। तो किस प्रकार से आपने देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, ये भी आपको बता दिया किस प्रकार से लोग अच्छा खाना खा रहे हैं। और यहाँ पर महिलाएं भी इन फैक्ट्रियों के साथ साथ खेतों में भी काम कर रही हैं। ये सब आपको बता रखा है। ये फ्लो है कैपिटल का, गुड्स का, और 50 मिलियन लोग हैं इसमें आगे जा रहे हैं। ये पूरी जानकारी आपको दे रखी है कि किस प्रकार से क्या क्या हुआ। अब लोग किस प्रकार से, पीपल हैड टू सेटल ऑन द लैंड्स, ये पूरा आपको नोट्स दे रखा है। ये ज़्यादा आपको डीपली करने की आपको जरूरत नहीं है, फिर भी आपको बता दूं, लोग वहीं रहने लगे जहां पर वो खेतीबाड़ी कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी बसावट वहीं बना ली, वहीं मकान बना रहे हैं, वहीं मजदूरों को ला रहे हैं। और पैसा कहाँ से आ रहा है, लंदन से आ रहा है। लगभग 50 मिलियन जो लोग हैं वो दूसरे देशों को छोड़ के यहाँ पर आ गए, अमेरिका चले गए या ऑस्ट्रेलिया चले गए। और यहाँ पर ये 150 मिलियन और लगभग 150 मिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में अपने घरों को छोड़ चुके हैं, समुद्र पार करके, लंबी यात्रा करके एक अच्छे भविष्य के लिए, एक बेटर फ्यूचर के लिए जा रहे हैं। अब आगे देखें, कैनाल कॉलोनीज, ये सीन आप देख लीजिए सिनारियो, और यहाँ से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। क्या हुआ था, पंजाब की बात है, जब हम ब्रिटिश इंडिया में रह रहे थे तो पंजाब में जो ईस्ट पंजाब है वहाँ पर नदियाँ आ रही है, और नदियों के माध्यम से अच्छी फसल उगाई जा रही है। लेकिन वेस्ट पंजाब जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, ये अंग्रेज़ लोग ये भी चाहते थे कि वहाँ पर भी सुधार हो सब कुछ, तो उन्होंने नहरें बनाना शुरू कर दी। तो ये नहरें आपके समक्ष है, बगल में पटरियाँ भी हैं, और ये गाड़ियों से ये माल, ये जो अनाज की बोरियां लेके जा रहे हैं। तो ये जो ईस्ट पंजाब से किसानों को निमंत्रण दिया गया वेस्ट पंजाब में बसने के लिए, नहरें बना दी गई और उनको कहा गया कि आप नहरों के अगल बगल में आप अपनी बसावट करके रहें और खेतीबाड़ी करें। तो ये लोग यहाँ आ गए, ये सब कुछ कैनाल कॉलोनी, इसे ही कैनाल कॉलोनीज कहा गया है। ये पूरा आपकी अकॉर्डिंग टू योर बुक है, ये पूरा आपका नोट्स के तौर पे है, आप इसको समझ ले। कैनाल कॉलोनीज वर प्लान्ड एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स एस्टेब्लिश्ड प्राइमरीली इन द पंजाब रीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब ये पाकिस्तान का हिस्सा है और ये 19वीं-20 शताब्दी की बात है। इनके पर्पज़ वगैरह क्या जो भी है वो सब मैं आपको समझा चुका हूँ, फिर भी आप नोट्स के तौर पर आपकी समक्ष ये प्रेजेंट है। अब इसमें आप आगे देखिए, ग्लोबल माइग्रेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक
एवोल्यूशन इन 19th सेंचुरी। यहाँ सब कुछ आपके सामने बता रखा है कि दुनिया एक प्रकार से चलायमान हो गई है मनुष्य के द्वारा। लोग कहाँ कहाँ स्टीम शिप्स बन रहे हैं, लोग इधर से उधर इनके माध्यम से जा रहे हैं, देश को छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, इमिग्रेशन फ्रॉम यूरोप, यूरोप से लोग अमेरिका जा रहे हैं। सब देखो दुनिया एक प्रकार से गोल हो गई हिसाब से। यहाँ फैक्ट्रियों में काम किया जा रहा है, न्यू सेटलमेंट, लगभग नए घर जो जहाँ पर ये खेतीबाड़ी करते हैं वहाँ नए घर बनाए जा रहे हैं, न्यू हार्बर्स, नए बंदरगाह बनाए जा रहे हैं, लैंड क्लियरिंग फार्मिंग, ज़मीनों को साफ करके वहाँ पर खेतीबाड़ी की जा रही है। लोग अमेरिका जा रहे हैं, फूड टू ब्रिटेन, और लोग भोजन ब्रिटेन के लिए भेज रहे हैं समुद्री जहाज़ के माध्यम से, रेफ्रिजरेटेड शिप के माध्यम से। ये सब मैंने आपको बता दिया। यही सारी जानकारी आपके समक्ष है। और ये आपका नई जो चीज़ें आई वो है रेलवेज है, रेलवेज आई थी, स्टीम शिप है, और इसके अलावा एक टेलीग्राफ भी है। तो यहाँ पर ये पूरी जानकारी आपके समक्ष दे रखी है। न्यू टेक्नोलॉजी जो आपके सामने उभर के सामने आई वो है स्टीम शिप्स है, रेलवेज है और टेलीग्राम है। ये सारा नॉलेज आपके सामने दे रखा है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी वही चीज़ मैंने आपको बताई है, रेलवेज है, स्टीम शिप्स है, और इसके अलावा ये जो वायरिंग जा रही है, ये आप लोग जो देख रहे हो आप वायरिंग जा रही है, ये लाइट के साथ साथ ये टेलीग्राफ की भी लाइनिंग जा रही है। टेलीग्राफ तार, जिसे हम तार बोलते हैं, उसकी भी जा रही है। लोग सामान इधर से उधर ले जा रहे हैं, सब कुछ आपको दिख रहा है। और ये कॉलोनाइजेशन इन्वेस्टमेंट नए प्रकार से हो रहा है। अब आप देख ग्लोबल मीट ट्रेड, ये मीट वाली बात है। पहले जो ये जो गाय है या जो भी कैटल है, इनको किस प्रकार से जहाज़ों में भर के ले जाया जाता था, और यूरोप के जो पुअर लोग, गरीब लोग हैं, वो भाई उनके लिए संभव नहीं था कि इस प्रकार से खाना खा सके, इनको महंगा था। बाद में रेफ्रिजरेटेड शिप ईजाद हो गया, तो यही इनका जो ये जो मीट वगैरह हुआ करता था, ऐसे चमड़े के थैले में, बैग में डाल करके इस प्रकार से मीट को अंदर पे करके बाहर से ये फ्रीज मतलब जमा दिया जाता, जमा रहता था, और ये मीट खराब नहीं होता था। तो अब देखो गरीबों के अच्छे दिन आ गए, गरीब अपने भोजन के अंदर अब इस मीट को भी शामिल करने लगे थे। यहाँ देखिए आप, ये आपका न्यू कॉन्सेप्ट आपका बर्लिन कॉन्फ्रेंस है। ये आपके यहाँ पर डाटा पूरा दे रखा है। 1885 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इनकी मीटिंग हुई थी। बड़े बड़े लोग, ब्रिटेन, फ्रांस, वो सारे के सारे, अमेरिका वगैरह सब, बेल्जियम है, जर्मनी है, सब ये इधर आए थे ये। और एक ऐसा कहते हैं कि एक टेबल पर बैठ के, देखो 1885 की पूरी जानकारी दे रखी है। एक टेबल पर बैठ करके ये इसका नक्शा बनाया था। इस नक्शे को देखो, आपको अधिकतर जगह आपको ऐसा लगेगा कि लाइनें बनी हुई हैं, तो ये लाइनें शो करती कि हाथ से इसको काटा गया है। उसके बाद में धरती को नापा गया, वहाँ अफ्रीका को, और उसको नाप करके ये एरिया आपका, ये एरिया आपका, एरिया आपका, इस प्रकार से किया गया। ये सब देखो, ब्रिटिश एक्सपेंशन विस्तार हुआ, जर्मनी भी सुपर पावर बन गया, ये सब उस वक्त का दे रखा है। अब बच्चों इसमें आप आगे देखें, आप यहाँ ये स्टैनली है, तो इनके बारे में पूरा नाम दे रखा है। तो ये स्टैनली जो थे, तो कौन है, ये पत्रकार भी है और ये खोजी अन्वेषक भी। न्यूयॉर्क से आए थे और लिविंगस्टन गए थे, मिशनरी भी थे, अफ्रीका में बहुत सालों तक रहे, इनके साथ में बहुत से लोग रहा करते थे। ये लोग कहाँ कहाँ किस किस एरिया में जा रहे हैं, उस एरिया की वो नक्शा बनाते हुए जा रहे थे। इन्होंने, इनके साथ बहुत से लोग भी रहते थे, और इनकी जो की हुई जो खोज है, जो इन्होंने जो खोज की थी, जो नक्शे बनाए थे, वो ये जो ब्रिटिशर्स है इनको सहायता मिली। दीज एक्सप्लोरेशंस हेल्प द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका में इनको अपना विस्तार करने में सहायता मिली। ये सारा सब दे रखा है भाई, ये सब कुछ इनका योगदान है भाई। अब हम बात करते हैं, हमारा नया टॉपिक आ गया, रिंडरपेस्ट। ये एक प्रकार की खुरपका मुंहपका बीमारी है। ये अफ्रीकन लोगों की फ़ोटो आपके सामने दे रखी हैं, और किस प्रकार से ये गाय वगैरह देखो आप, इनकी हड्डियां सामने आ गई हैं भाई। आप इनके सामने देखो कि कितना
लरूर, इन सब पूरा देखा है वहाँ का। देखो किस प्रकार से कितना आगे जीव जंतु, जब इनकी कोई बीमारी लग जाती है तो फिर वे इंसान का बचता क्या है, देखो आप। चलो, ये इनके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है कि रेंडर बेस्ट कब आई, ये 1880 के दशक में आई। और ये कोई क्या था, ब्रिटिश एशिया, हो सकता है इंडिया, हो सकता है चाइना है, यहाँ से कोई गाय का मांस आया था इटली के सिपाहियों के लिए, सोल्जर्स के लिए। इटली के जो सोल्जर्स थे अफ्रीका में, इरिट्रिया एरिया जो देश है उसको जीतने के लिए आए थे, उनके लिए भोजन के तौर पे ये आया था। उसमें कुछ ये जम्स थे, वो जम्स थे तो वो उनमें उन्होंने वो जो मीट खा खो के वहाँ पर कुछ फेंका, तो वो जानवरों ने खाया, तो जानवरों में ये बीमारी फैल गई। ऐसे ये बीमारी आग की तरह फैल गई, जंगल जैसे लाइक फॉरेस्ट फायर, जिस प्रकार से जंगल में आग फैलती, उसी प्रकार से बीमारी अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट तक 1892 तक फैल गई। इट रीच द केप। अब ये केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका के मैप का, देखो मैं आपको बता दूं, इसमें नहीं है आगे, अभी देखिए आप, ये जो नीचे वाला एरिया है ये केप ऑफ गुड होप है, तो यहाँ तक ये बीमारी फैल गई थी। हम यहाँ चल रहे हैं तो आने वाले 5 सालों में 90% जो ये बीमारी केप ऑफ गुड होप तक फैल गई, नीचे वाले हिस्से तक। और ऐसा कहते हैं कि ये बीमारी जिस इलाके से जा रही थी, सारे जानवरों को 90% जो कैटल थे, मवेशी थे, उनको समाप्त करती हुई जा रही थी। अब ऐसा कहते हैं कि जो अफ्रीका के मूल निवासी लोग हैं वो इन कैटल्स को ही अपना धन मानते थे। अब ये 90% तो खत्म हो गए, और जो 10% बचे तो ये ब्रिटिशर्स लोगों ने क्या किया, प्लांटर्स है, माइन ओनर्स है और कॉलोनियल गवर्नमेंट्स हैं, इन्होंने सफलतापूर्वक बाकी बचे हुए 10% कैटल्स पर अपना कब्जा कर लिया और उन मूल निवासियों में उन लोगों को दिया जो उनके प्रति वफादार थे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भाई इनका जो बोलबाला था यहाँ के मूल निवासियों वो खत्म हो गया, इनके गुलामों का बोलबाला शुरू हो गया। और इस प्रकार से ये जो बाकी जितने लोग थे, ये सब अफ्रीका के जो मूल निवासी लोग थे, इनके गुलाम हो गए और ब्रिटिशर्स लोग आगे फैल गए। लो साहब, अब इन लोगों को मजबूर कर दिया गया कि आप लोग खुले मंडी में आ जाओ। जैसे आपको पता है हमारे एरिया में जहाँ भी जो मार्केट में बड़ा चौक होता है वहाँ पर मजदूर लोग मजदूरी करने के लिए जाते हैं। इनहेरिटेंस लॉ भी इनका बदल दिया गया, ये सारा पूरे जानकारी इसमें दे रखा है। क्या देखो, एम्प्लॉयर्स यूज, इन्हें बहुत सारे तरीके अपनाए कि ये अफ्रीकन लोग हमारे यहाँ पर नौकरी करिए, हमें हैवी टैक्स लगा दिए। इन्होंने इनहेरिटेंस लॉ को बदल दिया कि जो परिवार में सबसे बड़ा होगा वही इसका मालिक होगा, और बाकी जितने परिवार के लोग हैं सब के सब लाइन हाजिर हो जाओ, भाई आ जाओ, परिवार से बाहर निकलो और आपको काम करना पड़ेगा, हमारे प्लांटेशन में भी काम करना पड़ेगा, हम सड़क बनाएंगे वहाँ भी काम करना पड़ेगा, और हम जो बिल्डिंग बनाएंगे वहाँ पर भी आपको काम करना पड़ेगा। ये सारी जानकारी आपके सामने यहाँ पर दे रखी है, किस प्रकार से उनको मजबूर किया गया कि मार्केट में आप काम करने के लिए आए। यहाँ देखिए आप, ये इंडेंचर, इट वाज ए वर्ल्ड ऑफ फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज ग्रेट मिजरी। अब यहाँ पर इंडेंचर लेबर माइग्रेशन की बात की जा रही है। एक प्रकार से एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत लोगों को मजदूर बनाकर दूर दूर जगह पर भेजा गया। अब ये इन्होंने वादा किया कि भाई इकोनॉमी बहुत तेज़ बढ़ेगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांस भी बढ़ेगा, इनकम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बच्चों यहाँ पर आप गौर से देखिए, ये पिक्चर कलर्ड है, हरा भरा, इनके लिए हरा भरा था, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए ग्रेट मिजरी, बहुत दुख तकलीफ, पॉवर्टी, गरीबी, कोएर्सन, मतलब अफरा तफरी का 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट था एक प्रकार से। इंडेंचर लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, तो दोनों तरफ की ये लोग सपने दिखाते थे इनको कि ऐसा आपका जीवन होगा, लेकिन ये जीवन इनका ही बना, इनका नहीं बना। और देख लो आपके सामने, तो ये सब कुछ आपके सामने बता रखा है किस प्रकार से लोग जाते थे, हिसाब से कौन कौन से एरिया से हैं। तो इंडिया से गए, इंडिया से, चाइना से ये लोग भाई हजारों की संख्या में लोग गए, और इनसे ये प्रॉमिस भी किया जाता था कि 5 साल के बाद में आपको वापस घर भेज दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी होते थे। अधिकतर जो इंडेंचर वर्कर्स से ये कहाँ से गए, जहाँ पर भाई फसल नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है, तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सेंट्रल इंडिया है,
ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु है, ये वो एरिया जहाँ से गए। ये नोट्स के तौर पे आपके सामने बनाया हुआ है, ये वो एरिया है जहाँ से ये लोग गए। इन्होंने बहुत सारे कुछ बदलाव महसूस किए थे। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री है, उसमें इतनी वो आमदनी हो रही है, ज़मीन का किराया बढ़ गया, और यहाँ पर वो जगह ज़मीन साफ़ कर दी गई खदान कार्य के लिए, प्लांटेशन के लिए ज़मीन खाली कर दी गई हिसाब से। तो इन सब चीज़ों से ये जो गरीब लोग हैं ये फैल हो गए। इन लोगों ने कहा यार अब हम कर्ज में डूब रहे हैं, हमारे सामने कोई नया रास्ता ही नहीं है। तो भाई इन्होंने सपने दिखाए बड़े बड़े, तो उस सपने के अंदर ये लोग आते गए। यहाँ देखो आप, एस्केप प्रॉपर्टी, हम ये कर देंगे, हम एस्केप पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी अवॉइड्स हाई वेजेज, हम आपको बहुत बड़ी तनख्वाह देंगे, आपकी बस अच्छे दिन आने वाले हैं, गरीबी दूर है। और ये अब देखो हकीकत क्या है, बड़े बड़े वादे किए, वादे सारे सब झूठे निकले। और ये लो साहब काले कोयले में रहे और ये हरियाली में रहे हिसाब से। तो ये देखो फॉल्स प्रोमिसेस, डिसेप्शन, वेजेस सब बता रखा है, और ये सारी फोटो आपके सामने दे रखा है। तो ये ए वॉयज ऑफ नो रिटर्न, कैरेबियन आइलैंड में भी गए, मॉरिशस में भी गए, फिजी भी गए, सिलोन भी गए, आसाम भी गए, हमारे भारत के आसपास श्रीलंका भी गए, बहुत तमिल लोग भी गए, आसपास का सब पूरा बता रखा है। ये मुस्कान इनकी थी, इनके लिए ही थी, बाकी गरीब तो गरीब ही बन के रहे। ये देखो अब हमारे यहाँ पर है कि अब ये लोग वहाँ चले तो गए, लेकिन इन लोगों ने वहाँ पर जाके अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारा किया, ऐसा सब कुछ है। तो यहाँ पर पूरा बता रखा है, चटनी मुजी का भी बता रखा है, यहाँ पर होसे का भी बता रखा है। ये लो साहब, ये होसे वाला हो गया आपका, ये आपका चटनी मुजी है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी आपको दे रखी है। इन लोगों के सामने कोई चारा नहीं था कि अब करे तो क्या करें भाई, हम वापस हमारे घर जा नहीं सकते। तो इन्होंने एक, हाँ सबसे पहले वहाँ पर आपके सामने जानकारी दे रखी है, इन्होंने भागने का प्रयास किया। जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, इन्होंने भागने का प्रयास किया, तो अंग्रेज़ों ने बंदूक इनके पास थी, इनके पास साधन थे, इनको पकड़ा और जिन्होंने ज़्यादा विरोध किया मार दिया उनको हिसाब से। उसके बाद में लोग भाई यहाँ पर रह रहे हिसाब से, इनके पास कोई उपाय नहीं था, करे तो क्या करें। तो नई प्रकार से ज़िंदगी जीना इन्होंने शुरू कर दिया हिसाब से। तो ये मुस्लिम लोग जो मुहर्रम मनाते थे, हाय हुसैन दुख तकलीफ में करते थे हिसाब से, उसको होसे बना दिया। और यहाँ पर एक कोई ये और रस्टेफारिनिज्म, देखो ये कोई पॉप स्टार है। तो इस प्रकार से इन्होंने नए प्रकार से कुछ गीत लिखे, गाने लिखे। रेगी स्टार बॉब मार्ले जमैकन का है ये। और ये चटनी म्यूजिक है, इसमें ये चटनी म्यूजिक में क्या है कि मिक्सअप हो गया सबका हिसाब से, पूरा दे रखा है हिसाब से। ये इंडियन माइग्रेंट्स ये कैरिबियन गए, तो चटनी म्यूजिक है, ये त्रिनिदाद और गुयाना में बड़ा फेमस हुआ। सबको अलग अलग गीत आते हैं और सब अपने अपने हाथ में जो भी वाद्य यंत्र लेके गाना गा रहे हैं, तो वो मिक्सअप हो गया। इसी मिक्सअप को भाई चटनी म्यूजिक बोला गया है। अब इसमें आप आगे देखिए, आप इस हेड हेरिटेज क्रिकेटर्स लो साहब, बहुत से लोग इंडेंचर जो लेबर गए थे उनकी वंशज है। शिव नारायण चंद्रपाल है, राम नरेश सरवन है, ये इनके वंशज है। वीएस नायपाल है, इनको तो भाई वो नोबेल अवार्ड ही मिला था इनको हिसाब से साहित्य का। कैप्चर द सेंस ऑफ लॉस ऑफ द डायरिया, जो भी है हिसाब से लिखा हुआ है। लेगेसी ऑफ इंडियन माइग्रेशन बता रखा है। बहुत से लोग भाई बाहर व्यापार करने के भाई मजबूरी थी, करे तो क्या करें भाई। तो जैसे ये देखो शिकारी, पूरी श्रोफ, नटू चटाई, इनके बारे में आपकी बुक में पूरी जानकारी है, किस प्रकार से बाहर गए। इन्होंने छोटा मोटा बैंक खोला। और ये हैदराबादी स्नी ट्रेडर्स है, ये वर्ल्ड वाइड ये गए। इन्होंने भाई जो लोग यात्रा करने जाते थे या समुद्री जहाज से यात्रा करके आते थे, तो ये इनके बच्चों के लिए कुछ न कुछ सामान ऐसे देते थे हिसाब से। तो बदले में इनको ये महिलाएं वगैरह खूब सारा इनको पैसा दिया करती थी। इस प्रकार से इनका ये धंधा चल गया। ये आपके सामने बता रखा है कि इनसे जो इनके जो वंशज आगे जाके हुए, तो उन्होंने क्या क्या किया। यहाँ आपके सामने जानकारी है, द शिफ्टिंग टाइड्स ऑफ इंडियन ट्रेड। देखो भाई, हमारे भारत से सबके सब सुन ले, हमारे भारत से जो कपड़ा तैयार हो रहा है, धीरे धीरे उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। देखो कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो 30%, और 1800 में 30% और 1870 में 3%, इतना कम हो गया।
हमारे हाथों से बनी हुई जो भी काम था वो इतना कम हो गया, जबकि हमारा जो कच्चा सूत है जो है उसका उसका एक्सपोर्ट बढ़ गया। लो साहब, ये लो आपके सामने दे रखा है, ये रॉ मटेरियल है, ये रॉ कॉटन है, ये 5% से 35% बढ़ गया। इंडिगो है, उसका भी बढ़ गया। नील की खेती भी, उसका भी भाई एक्सपोर्ट बढ़ गया। ये समुद्री जहाज के माध्यम से सूरत जो बंदरगाह है या उसके आसपास की है, वहाँ से ये ब्रिटेन जाया करता था। ये पूरी जानकारी आपके सामने दे रखी है कि हम भारतीयों को किस प्रकार से बर्बाद किया गया। अब ये देखिए, ब्रिटेन वाले ट्रेड सरप्लस में आगे रहते हैं, तो ये ट्रेड सरप्लस है क्या, ये पूरी जानकारी दे रखी है। ब्रिटिश है भाई, इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं, तो भाई इनका ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है भाई। इंडिया का एक्सपोर्ट है, देखो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, ब्रिटिश से इंपोर्ट है, तो पूरा दे रखा है इंडियन एक्सपोर्ट्स वगैरह। तो ये हमारा कम है, इनका ज़्यादा है। ये ट्रेड सरप्लस क्या है, ये आपकी बुक में दे रखा है, हम भी आपको बता देते हैं। ब्रिटिश का सामान है, ब्रिटेन से इधर ब्रिटिश इंपोर्ट है, ये इंडिया। ये थोड़ा सा मैं मेरी भाषा में आपको बता दूं भाई, ब्रिटेन वाले चाइना के साथ व्यापार करते हैं, ब्रिटेन वाले इंडिया के साथ व्यापार करते हैं, ब्रिटेन वाले इंडिया से खूब सारा पैसा अर्न करते हैं, लेकिन ब्रिटेन वाले चाइना से लॉस में रहते हैं। तो उस लॉस, थोड़ा बहुत लॉस में रहते हैं, तो उस लॉस की भरपाई इंडिया के व्यापार से जो फायदा हुआ उससे करते हैं। यही आपका ट्रेड सरप्लस है। इस प्रकार से इनको फायदा मिल रहा है भाई, भारत की वजह से इनको फायदा मिल रहा है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये पूरा सीन आपके सामने सिनेरियो दे रखा है। 1914 से 1918, ये अगस्त 1914 से ये नवंबर 1918 तक चला। ये पहला वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस है, मॉडर्न इंडस्ट्रियल वारफेयर है। पहली बार इसलिए इसको कई बार फर्स्ट इंडस्ट्रियल मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार भी बोला जाता है। कितने लोग घायल हुए इसमें, देखो 9 मिलियन डेड हो गए, मर गए, 20 मिलियन घायल हो गए, इस पूरे दे रखा है। और ये देखो महिलाएं भी किस प्रकार से आगे बढ़ करके, हथियारों को बनाने का कार्य कर रही है। इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट है, धीरे धीरे क्या है कि अर्थव्यवस्था का प्रभाव उन पर बढ़ गया, जिसकी वजह से महिलाएं और बच्चे हैं धीरे धीरे डिक्लाइन पे चलेगी। ये सारा सब कुछ आपके सामने दे रखा है। लोगों की पहुंच कहां कहां से आगे बढ़ रही है, लोग दूसरों को मार रहे हैं और घायल भी कर रहे हैं। पोस्ट वार ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल, यहाँ देखिए आप, ये एक प्रकार से जो भी है हमारी धरती माता पृथ्वी, उसको बता रखा है। लड़ाई के बाद में किस प्रकार से क्या क्या हुआ, सब अमेरिका के कर्जे में पड़ गए, बहुत लॉस हुआ। अमेरिका सबको पहले से लूट रहा था, और ये देखो 1921 में कर्जे वार लोन की वजह से दब गए। इनके पास कोई काम नहीं है, इनके पास वो लाइन लगी हुई है, ये बेरोजगार हो गए, कोई काम नहीं है। यहाँ तक कि खेतों के अंदर भी जो फसल है वो लोग किसान ज़्यादा उगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। फोर्ड असेंबली लाइन ए न्यू एरा ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हेनरी फोर्ड का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने असेंबली लाइन, आपको पता है, किसी कसाई के पास ही अपने बापू के लिए, पापा के लिए वो मीट लाने गया था, तो वो आपने देखा था इसने देखा था किस प्रकार से कम समय के अंदर वो चीज़ें सप्लाई हो रही है। तो उसी के आधार पर इन्होंने वो कारखाना बनाया, जिसमें कम समय में गाड़ियाँ तैयार हो रही थी, और इन मजदूरों को इतना पक्का कर दिया इसने कि ये जैसे ही मजदूर नाराज़ होते हैं इनका पैसा बढ़ा देता है। इस प्रकार से लगातार कार्य होता रहा, और ये फर्स्ट जो कार है टी मॉडल वाली, वो इनके पास आ गई। इन्होंने पूरी दुनिया को सप्लाई की। उसके बाद में हायर परचेज के माध्यम से, हायर परचेज क्या है, जिस प्रकार से वर्तमान समय में हम मोबाइल है, टीवी है या और भी चीज़ है, हम किस्तों पर लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पे, वीकली इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, उसी प्रकार से ये आपके समक्ष ये हुआ। तो ये हायर परचेज का सिस्टम वहाँ से चला है। कभी हम होली दीपावली पर जो मोबाइल पर लेते हैं, किस्तों पर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, ये सारा सिस्टम वहीं से चला है। द ग्रेट डिप्रेशन, आर्थिक महामंदी की शुरुआत हो गई भाई, खूब उगाया अनाज वगैरह, पर किसान है दोनों हाथों के पीछे लेके बैठा है भाई, इसको कौन खरीदेगा, किसको बेचें हम, ये पूरा सब दे रखा है भाई। यहाँ पर भी आर्थिक मंदी आ गई। अमेरिका वाले सारे सब लोन दे दे के थक गए। अब अगर लोन हमारा वापस दो, लेकिन लोन वापस दे कहाँ से भाई, पैसा ही
नहीं लोगों के पास, दे कहाँ से। ये देखो आप, द ग्रेट डिप्रेशन है, वर्ल्ड इन डिस्पेयर, पूरी दुनिया निराशा में भर गई। लोग बैंक बैंक दिवालिया घोषित हो गए, बैंक दिवालिया घोषित हो गए। डाटा आपकी बुक में पूरा दे रखा है, बैंक दिवालिया घोषित हो गए और किस प्रकार से कितने बैंक कोलैप्स हुए वो पूरी जानकारी दे रखी है। इनको वर्क चाहिए, वर्क काम चाहिए इनको, हिसाब से काम मिल का रहा है। और ये जो इंस्टॉलमेंट पे जो सारा सामान लिया था सब का सब बिखरा पड़ा है, काम नहीं है, काम चाहिए, बस बात ये। अब हम हमारे भारत की बात करते हैं तो आपको पता है दुनिया में द ग्रेट डिप्रेशन 1929 में शुरू हुआ, लेकिन भारत में शुरुआत पहले हो गई थी। तो 1928 से 1934 तक, और हमारे भी भारत में ऐसी हालत हुई भाई, इन्होंने खूब पैसा लिया, खूब अनाज उगाया, लेकिन अब खरीदे कौन, प्राइस गिर गई, सब कुछ पूरा ये तबाह हो गया। ये सब हमारे भारत के बारे में पूरा बता रखा है। ये लो रूरल अनरेस्ट, ये 1930-31 की बात है। अब ये अपना कर्जा दूर करने के लिए जो ज्वेलरी है वो भी सारी बेच दी, जमीन को नीलाम कर दिया, वो भी सारा बेच दिया, और कर्ज है और कर्ज है और कर्ज जो भी है। ये वो समय था जब महात्मा गांधी ने कोई सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया था। ये वो समय था, 1931 की बात है, 12 मार्च 1931 की बात है, ये चलाया था। ये आपके समक्ष आपको पता है। लेकिन शहरों के अंदर इसका असर कम पड़ा, शहरों पर, अर्बन इंडिया में इसका असर कम पड़ा, क्योंकि रिलेटिव प्रोस्पेरिटी यहाँ पर बनी। कारण क्या था कि यहाँ पर वो जो लोग काम करते थे उनकी फिक्स इनकम थी और प्राइजेज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी हिसाब से सामान की, और ये क्योंकि प्राइजेज कम थी तो घर की महिलाएं भी आराम से काम कर रही थी। तो शहरों के अंदर इसका असर कम पड़ा, बजाय गाँव में तो सब कुछ बिक गया। और महात्मा गांधी दोनों शहर और अर्बन और ये रूरल के बीच में एक कड़ी बन के उभरे, और इन्होंने 12 मार्च 1931 को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 60 मार्च के तौर पे शुरुआत कर दी। ये देखिए आप, इंडिया गोल्ड एक्सपोर्ट, भारत का सोना बाहर जाने लगा, और वो भारत के सोने ने ब्रिटेन को बचाया था। सेकेंड वर्ल्ड वार आपको पता है 1939 से 45 के बीच में ये शुरू हुआ था। आपको पता है सारा सब कुछ, किस प्रकार से अडोल्फ हिटलर का वो स्वास्थ्य की वजह से सारा मामला जो भी है, और उसमें कौन कौन से साथ शामिल थे वो सब बताएंगे। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में अमेरिका है एक तरफ, और एक तरफ नहीं सॉरी ये यूएसएसआर है, तो उनका बोलबाला था यूएसएसआर का, और दुनिया के दो हिस्से बन चुके थे, और एक तरफ बोलबाला है डॉलर का, और ये अमेरिकन सही आपके सामने आप देख लीजिए। प्रकार से दुनिया दो भागों में बट चुकी थी। शांति का जो कबूतर था उसको एक पंख इन्होंने बांध लिया और एक उन्होंने बांध लिया, ये आपके सामने है। तो ये मैंने आपको बताया। इसमें एक चीज़ और, इसमें सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर मैं आज जरा आपको जान के बता दूं, जर्मनी है, इटली है, जापान एक तरफ थे, और ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर और अमेरिका दूसरी तरफ थे। अब देखो आप, अब नई ग्लोबल इकोनॉमी शुरुआत हो रही है, और ये शुरुआत हो रही है जुलाई 1940, आपकी बुक में शायद इसमें दिया हुआ है या नहीं है, मैं आपको बता दूं। हाँ 1944 ये दे रखा आगे। देखिए हमने जो तैयार किया आपके लिए, तो ग्लोबल इकोनॉमी एक नए प्रकार से तैयार हो रही है। सेकेंड वर्ल्ड वार चलने के समय से ही जो अमेरिकन और बाकी जो लोग थे, इन्होंने धीरे धीरे अपना बोलबाला शुरू कर दिया था कि हम जैसा चाहेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा, ये हमारी तरफ से है। तो भाई इन्होंने दो संस्थाएं बनाई। जुलाई 1944 में इसकी मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग का पूरा सिनारियो आपके सामने दे रखा है, और इसमें दो संस्थाएं बन के उभरी, तो वो दे रखा IMF और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक। और इन दोनों संस्थाओं ने 1947 में काम करना शुरू कर दिया। वो जानकारी जो आपकी पेपर में आती बता दिया मैंने, 1947 में काम करना शुरू कर दिया, और दो संस्थाएं बनी जिनको ब्रेटन वुड्स सिस्टरशिप, ट्विंस भी बोलते हैं, सिस्टरशिप बोलते हैं इनको,
और ये IMF और वर्ल्ड बैंक है। ये मीटिंग का पूरा सिनारियो आपके सामने एक प्रतीकात्मक आपको बता रखा है। लो साहब जुलाई 1944 में जब इनकी मीटिंग हुई तो ये एक प्रकार से आपके सामने पूरा सिनारियो आपको दे रखा है। ये बड़े लीडर्स नहीं है, प्रतीकात्मक आपके सामने बता रखा है। दो संस्थाएं बनी, IMF और एक बनी वर्ल्ड बैंक। ये दोनों संस्थाओं को आपके सामने बता रखा है। ये पहले समझ गए थे कि दुनिया इस प्रकार से बनेगी तो हम कुछ काम शुरू कर देते हैं। अब देखिए आप, जो एशिया और अफ्रीकन लोग हैं, इनको लगा यार ये IMF और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हमें ठगेंगे, हमें लूटेंगे, हमारे शोषण, हमारे रिसोर्सेज को कंट्रोल में करेंगे। तो इन्होंने ग्रुप ऑफ 77 की मीटिंग की और ये NIU एक नए प्रकार का आर्थिक एक ऑर्डर चाहते थे ताकि हमें हमारे संसाधनों पर हमारा अधिकार हो, हमारा कंट्रोल हो। आगे देखिए आप, दुनिया अब बदली जा चुकी है, हम नए ज़माने में प्रवेश कर चुके हैं। तो क्या हुआ कि मिड 1970s 1970 के लगभग जो अमेरिका ने जो व्यवस्था की थी वो धीरे धीरे धराशायी होने लगी। तो 1970 का बता रखा है। 1970 के बाद में अब लोग IMF और वर्ल्ड बैंक की बजाय अब लोन जो है वो लोन के लिए कहीं ना कहीं और कंपनियों के बारे में सोचने लगे। ये पूरा आपके सामने बता रखा है। धीरे धीरे ये सब कुछ सिस्टम बदलता गया और एक नई सोच, नई पावर 3 देशों में उभर के सामने आई। वो जानकारी आपको मैं बता रहा हूँ। इंडिया, चाइना और ब्राज़ील, ये 3 जो देश है आज इकोनॉमिक पावर के तौर पे उभर रहे हैं। ये पूरा आपको बता रखा है। 1970 के बाद में दुनिया बदली है और ये जो नई दुनिया है उस दुनिया में मैं भी रह रहा हूँ, आप भी रह रहे हैं और हम धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को क्लियर कर दिया है। इसी के साथ ही हिस्ट्री का 3rd चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड आपके समक्ष समझाया जा चुका है। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इसको आगे फॉरवर्ड करने का भरपूर प्रयास करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।